हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त और खुश रहिएगा अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आपका प्यारा भैया मनीष कश्यप लेकर आया हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साथी पर क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी का और तथा डिजास्टर को क्यों छोड़े भैया, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। इस सारे का कंप्लीट सिलेबस जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साथी पर। तो भैया मेरे हाइट, मेरे एज पर बिल्कुल नहीं जाइएगा, समझ में आ गया बात को। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि भले मेरा एज 18 है, हाइट 6 फीट है, 6 फीट से कम है थोड़ा 2 इंच, समझ में आ गया। लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट को लेकर के, सोशल साइंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नेचर के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त है ना इस चीज़ के बारे में कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप फील करते हो कि मास्टर शुरू में आके फेंक रहा, मास्टर फेंक नहीं रहा भैया। तो आपको ये चीज़ फील होगा, खुद देखने को मिलेगा मेरे शुरू से लेके आज से लेकर के लास्ट तक के पूरे एसएसटी के सिलेबस के वीडियो में कि ये टीचर जो है, ये जो भैया है मनीष भैया, ये कैसे पढ़ाते हैं और बाकी कैसे पढ़ाते हैं। तो मैं ना ही किसी बाकी टीचर से कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि भाई एक से एक बढ़ के टीचर है, मुझसे भी बेस्ट हैं, समझ में आ गया। तो खैर छोड़ते हैं सब बात। तो ये बताओ कैसे हो आप, सब चीज़ बढ़िया। तो अपने साथ एक कॉपी, एक पेन तथा पानी का बोतल लेकर के 1 से 1.5 घंटा आराम से मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बस आप बने रहो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, और ये यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो भी है, समझ में आ गया। तो मैं आपको पूरा दिल से 100% दूंगा। तो आप भी कोशिश करना मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का, समझ में आ गया बात को। मैं जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करना, क्योंकि मैं पीपीटी बनाकर लाया नहीं हूँ जो आपको यहाँ पर बोर्ड में देखने को मिलेगा। बस उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पर मैं अपना एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, समझ में आ गया बात को, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेसन जिसका नाम है संसाधन। तो संसाधन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, संसाधन एवं उपयोग। और इसमें जो हम संसाधन पढ़ेंगे वो इंडियन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ गया बात को। तो इंडिया में जो जो भी रिसोर्स हैं उसका डिवीजन, समझ में आ गया बात को। बस उस चीज को आज हमको पढ़ना है। तो भैया मेरे देवी और दुश्मनों, फर्स्ट बात कि संसाधन होता क्या है। संसाधन देखो, संसाधन क्या होता है, जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ। तो देख संसाधन क्या होता है, हमारे यूज में आने वाली सभी चीजें, हमारी यूज में यानी मानव के यूज में। तो मानव के यूज में आने वाली सभी चीजें क्या है, संसाधन है कि नहीं। मार्केट देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्या है, संसाधन है, ये हमारे यूज में आ रहा है। जिस फोन से तुम आज ये वीडियो देख रहे हो ये भी क्या है, संसाधन है कि नहीं। तो भैया मेरे संसाधन के बारे में अगर लिखना होगा, संसाधन के बारे में लिखेंगे कोई भी ऐसा वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव के यूज में आने वाली सभी चीजें, सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता भैया, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, तो जैसे खनिज, खनिज कहने का मतलब मिनरल्स, जितना भी मिनरल्स वो क्या है, मानव के यूज में है, ठीक। उसके बाद पेड़ पौधे, पेड़ पौधे भी क्या संसाधन है, तो ये भी क्या है, मानव के यूज में आता है। उसके बाद कार, कार से हम लोग यहाँ वहाँ आते जाते हैं आदि। अब देखो संसाधन का डेफिनेशन तो आसान था भैया, संसाधन के बारे में सर बता दिए, भैया बता दिए हमारे। अब देखो संसाधन से रिलेटेड एक वर्ड है, और ये वर्ड दिया किसने था, तो ये वर्ड जो दिया था हमारे प्रसिद्ध भूगोलविद,
जिसके नाम थे जिम्मरमैन। तो जिम्मरमैन साहब का कहना था, अब क्या कहना था कि दाल भात के साथ में हम भुजिया चोखा लेके खाएंगे तो टेस्ट बढ़िया होगा? बिल्कुल नहीं, दाल भात के साथ में भुजिया चोखा वाला बात वो नहीं करते हैं। तो वो कह रहे थे संसाधन से रिलेटेड बात। तो क्या बात कहते? तो संसाधन से रिलेटेड बात वो यही कहते कि संसाधन जो होते हैं वो होते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, बनते हैं। तो संसाधन होते नहीं है, क्या होते हैं, तो ये बनते हैं। तो भूगोलविद जो प्रसिद्ध भूगोलविद थे यानी जिम्मरमैन साहब जो थे, तो इनका क्या कहना था? तो इनका कहना था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। तो इस चीज को भी आप इसमें लिख देंगे। प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, बल्कि बनते हैं। ठीक, तो ये किसका कहना था, संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम्मरमैन का कहना था। समझ में आ गया भैया? तो देखो, अब वर्तमान टाइम में जो करंट का जो टाइम है, इस टाइम में हम सेवा को भी क्या मानते हैं, संसाधन मानते हैं। तो ये जो है वर्तमान में सेवा को क्या कहा जाता है? तो ये जो है बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। इससे आपको हम एक ऑब्जेक्टिव बता दें जो मैं बोला अभी, कि वर्तमान में सेवा को भी क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। इस चीज को भी आप नोट करेंगे कि सेवा भी क्या है, सेवा एक प्रकार का संसाधन है। क्या है भैया? तो संसाधन है। सेवा क्या है, संसाधन है। इस चीज को आप नोट कर देंगे। इस चीज को मैं आगे बढ़ने से पहले आप इस चीज का लेंगे स्क्रीनशॉट। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब देखो भैया, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग एक चीज बताओ मुझे। ये बोर्ड को क्या हो गया यार? अब देखो, आगे अब हम संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे। समझ में आ गया बात को? क्या पढ़ेंगे, संसाधन के प्रकार। तो देखो संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। देखो संसाधन के अगर टाइप्स देखा जाए तो संसाधन के जनरली दो टाइप्स। कितने टाइप्स? तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन? तो प्राकृतिक संसाधन। अब दूसरा संसाधन को हम मानवीय संसाधन बोले या मानव निर्मित संसाधन बोले, ये आप लोगों की कहानी है। तो भैया मैं तो मानवीय बोलता नहीं, ना ही मैं मानवीय लिखाता हूँ बच्चे को, तो मैं लिखाता हूँ मानव निर्मित। मैं खुद ही मानवीय नहीं बोलता, ना ही मैं आज तक लिखा हूँ, तो मैं लिखता हूँ मानव निर्मित संसाधन। समझ में आ गया? क्या लिखते हैं? मानव निर्मित संसाधन। अब रही बात प्राकृतिक संसाधन क्या होती है सर, मानव निर्मित संसाधन क्या होती है? तो प्राकृतिक संसाधन जो होता है यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले, नेचर से प्राप्त होने वाले वे सभी संसाधन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब रही बात मानव निर्मित संसाधन क्या कहते हैं? तो मानव के द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाए गए सभी वस्तुएं क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट हो तो भैया मेरी ये लाइव सेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये है रिकॉर्डेड। ये कौन सा वीडियो है? रिकॉर्डेड वीडियो है। और अकेला मास्टर मैं यानी कि मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया अगर इसमें कोई गलती भी हो तो आप थोड़ा सा
मैनेज कर लेना। समझ में आ गया बात को, या फिर उस चीज़ को आप कमेंट में लिख लेना, बाद में उस चीज़ को मैं सुधार दूंगा। ठीक, तो देखो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन होता है तो प्रकृति से प्राप्त होने वाली, प्रकृति से प्राप्त होने वाली सभी संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे, तो जैसे में अगर देखोगे भैया, तो जैसे में तुमको देखने को मिलेगा खनिज। क्या देखने को मिलेगा? खनिज। तो खनिज में हम बात करें कोयला का, किसका बात करें? कोयला का। उसके बाद सोना का, उसके बाद आदि लगाओ। समझना की बात को? तो सोना है, चांदी है, अभ्रक है, पेट्रोलियम है, कोयला है, डायमंड है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सब चीज़ हम खुद नहीं बनाते हैं, ये सब चीज़ हमें प्रकृति से क्या होती है? मिलती है, प्राप्त होती है। तो ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देखो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? अब देखो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव द्वारा अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो जैसे में अगर बात कर लें मानव निर्मित संसाधन की, तो जैसे में अगर बात करोगे तो कार हो गया, ठीक। उसके बाद रेल हो गया, उसके बाद कलम हो गया आदि। तो देख भाई, मानव के द्वारा बनाया गया हर वो संसाधन जो उसके पर्सनल यूज के लिए काम आता हो, तो उसको हम कौन सा संसाधन कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया भैया? तो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले तुम इस बोर्ड का लोगे स्क्रीनशॉट, जो तुम अपने नोट्स कॉपी में क्या करोगे? छापोगे, यानी लिखोगे। ठीक, तो मैं साइड हट जाता हूँ, तब तक के लिए तुम लो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट। ले लिया भैया? चलो ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़े। तो अब देखो, पसीना भी बहुत ज्यादा है। देखो चलो अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। किसके बेस पे? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेस पे अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण कहने का मतलब हम किसके आधार पर संसाधनों को बांटे हैं। समझ में आ गया बात को? तो पहला जो अगर हम पढ़ेंगे तो हम वो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं। पहला हम किसके आधार पर पढ़ते हैं भैया? तो पहला हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर।
कौन सा पढ़ते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के संसाधन देखे जाते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। अब भैया तुम हमको बताओ मेरे देवी और दुश्मनों कि जैव संसाधन क्या होता है? एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। अगर हम जैव अजैव की बात करें तो जैव संसाधन वैसा संसाधन जो जैव मंडल में उपस्थित है, जैव मंडल में क्या है? प्रेजेंट है, तथा उसमें क्या हो? सजीवों का सभी लक्षण क्या हो? मौजूद हो, उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। अब रही बात अजैव मंडल का, अजैव संसाधन का, तो अजैव मंडल में तो ये आने वाला सा है नहीं, तो जिसमें सजीवों का गुण मौजूद नहीं हो उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। बात समझ में आ गया भैया? देखो चलो, तो देख लिया, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम इस चीज को अगर डेफिनेशन में लिखा है तो ये तुम्हारे लिए आसान हो, लेकिन मेरे लिए क्या हो सकता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मौसम गर्मी का भैया और पसीना पसीना से हम खुद परेशान हो चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि आपको वन शॉट में क्या पढ़े, पूरा चैप्टर समझा दें, आप उसको आराम से लिख लें। समझ में आ गया बात को? कोई दिक्कत समझ में? और रही बात इसकी नोट्स की, पीडीएफ की, तो वो मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक? इसकी टेंशन तुम ना लेना, ठीक? अब हम दूसरा पढ़ते हैं उपयोगिता के आधार पे। अगर अब हम दूसरा पढ़ें उपयोगिता के आधार पर, अगर हम देखें तो उपयोगिता के आधार पर कितने संसाधन भैया? तो उपयोगिता के आधार पर भी दो संसाधन। उपयोगिता के आधार पर कितने संसाधन? तो उपयोगिता के आधार पर भी दो संसाधन। कौन कौन? एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वो भी हम तुमको बताएंगे। पहले चीज को लिख लेते हैं कि उपयोगिता के आधार पर दो संसाधन, एक नवीकरण, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो अगर हम नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन को देखें तो नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है वैसा संसाधन जिसका अगर हम यूज कर लें तो फिर भी बार बार हम उस चीज को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया बात को? तो उसका नवीकरण क्या होगा? होते रहेगा, होते रहेगा। समझ में आ गया? तो वैसा संसाधन जिसका हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तुम्हारे बुक में भी लिखा है कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जिस संसाधन का यूज हम एक बार करके दोबारा कर सकते हैं तो वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है तुमको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। समझ में आ गया बात को? तो ये सब जो एनर्जी है, समझ में आ गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये सब एनर्जी को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी नवीकरणीय ऊर्जा। अब देखो दूसरा में अनवीकरणीय संसाधन, जिन संसाधनों का यूज करने के बाद दोबारा उन्हें बनने में, मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुनना भी नवीकरणीय में। और नवीकरण संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिन संसाधनों का एक बार उपयोग करने से उन्हें दोबारा बनने में एक काफी लंबा वक्त लगता हो। समझ में आ गया बात को? जिन संसाधनों का यूज करने के यानी उपयोग करने के बाद पुनः बनने में काफी समय लगता हो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब भैया अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल बताइए। तो अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल भैया कोयला है, सोना है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, अभड़क है, डायमंड है, बहुत सारा चीजें, पेट्रोलियम है। तो क्या ये सब चीज एक बार खत्म होगा तो क्या तुरंत बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं।
समझ में आ गया बात को। तो ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई भैया? तो आ गई। अब अगर हम बात करें स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर बात कर लें? तो स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात कर ले, अब अगर हम स्वामित्व के आधार पर अगर बात कर ले, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का 4 भाग है। कितना भाग है भैया? तो 4 भाग है। 4 भाग में कौन कौन सा? तो पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखो इसमें अगर तुमको हम 4 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और ये तीनों 4 ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बात को? तो यहाँ से मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलना, ठीक। तो देखो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का कितना वर्गीकरण है। तो पहला तो है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है तुम्हारा सामुदायिक संसाधन। अगर हम तीसरा देखें तो राष्ट्रीय। उसके बाद अगर हम चौथा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिन पर हमारा निजी स्वामित्व हो, यानी निजी अधिकार हो। समझ में आएगा बात को? जैसे ये मेरा पर्सनल बोर्ड, पर्सनल मोबाइल, पर्सनल कैमरा स्टैंड, पर्सनल माइक, पर्सनल मार्कर। समझ में आएगा बात को? पर्सनल घर। तो ये सब चीज होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। पर्सनल गाड़ी, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिन पर हमारा निजी क्या हो, अधिकार हो, स्वामित्व हो। तो वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब रही बात सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिन पर पूरे समाज का अधिकार हो। सामुदायिक मतलब पूरे समुदाय का, समझ में आ गया बात को? समुदाय समाज। तो वैसे संसाधन जिन पर पूरे समुदाय समाज का क्या हो, अधिकार हो। समझ में आ गया बात को? स्वामित्व हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे तो स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, समझ में आ गया बात को? हॉस्पिटल हो गया। तो ये सब कैसे संसाधन है? तो ये सब संसाधन होते हैं सामुदायिक संसाधन। अब रही बात अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम वैसे संसाधन को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम वैसे संसाधन को कहते हैं जिस पर कानूनी तौर पर, समझ में आ गया बात को? कानूनी तौर पर किसका अधिकार हो, उस राष्ट्र का अधिकार हो, उस देश का अधिकार हो। तो वैसे संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहते हैं भैया? वैसे संसाधन को हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया बात को? उसके बाद देखो, अब राष्ट्र संसाधन में एक और बात है, ये चीज हम तुमको बाद में बताएंगे, इससे जस्ट बाद में। समझ में आ गया बात को? तो घबराना नहीं कि सर वो चीज को भूल गए, सर भूले नहीं है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात कर लें। अब हम किसकी बात कर लें? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात कर ले, इसकी भी बात कर ले, इसकी भी कर ले, इसकी भी कर ले। तो अगर अब हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात कर ले, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कैसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिन पर नियंत्रण, कंट्रोल कौन करता हो? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करता हो। अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहने का मतलब यूएनओ करता हो। समझ में आ गया बात को? तो वैसे संसाधन जिन पर अधिकार किसका हो? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो। तो वैसे संस्था को, वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कोई डाउट है भैया मेरे? कोई डाउट नहीं है। तो सारे संसाधन समझ में आ गया बात को? सारा संसाधन समझ में आ गया। तो अब एक बार और फिर से पढ़ लो कि तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें भैया, तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन कैसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिन पर सजीवों के गुण क्या हो, सम्मिलित हो, पाए जाते हो। तो वैसे संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। अब अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो अजैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिस पर सजीवों का गुण ना पाया जाता हो,
जिन संसाधन में सजीवों का गुण ना पाया जाता हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। और जैव संसाधन जो इसकी प्राप्ति होती है ये जैव मंडल में होती है। ऑल क्लियर, नो डाउट। अब देखें उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर नवीकरण देखने को मिलता है और नवीकरण देखने को मिलता है। तो नवीकरण संसाधन वैसा संसाधन को कहते हैं जिसका हम एक बार यूज करने के बाद, उपयोग करने के बाद पुनः उसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया बात को। तो जिस फॉर्म में हम उसका यूज किए थे फिर उसी फॉर्म में वो हमको मिल जाएगा, तो उस संसाधन को हम कहते हैं नवीकरण संसाधन। इसके एग्जाम्पल में तुमको सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा देखने को मिलता है। उसके बाद एक होता है अनवीकरण संसाधन। तो अनवीकरण संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिनका एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा इनको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। तो ऐसे संसाधन को हम अनवीकरण संसाधन कहते हैं। बात समझ में आ गया भैया। अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? तो स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है व्यक्तिगत, सेकंड है सामुदायिक, थर्ड है राष्ट्रीय, उसके बाद चौथा है अंतरराष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिन पर हमारा पर्सनली क्या हो, हक हो। समझ में आ गया बात को। तो जिन संसाधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार या स्वामित्व हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब अगर हम सामुदायिक की बात कर ले, जिन पर निजी समुदाय या समाज का क्या हो, बोध हो, उस अधिकार हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अगर हम राष्ट्र की बात करें तो वैसे संसाधन जिन पर कानूनी तौर पर किसका अधिकार हो, राष्ट्र क्या हो, देश का हो, तो वैसे संसाधन को हम राष्ट्र संसाधन कहते हैं। अगर बात कर ले अंतर्राष्ट्र की, तो वैसे संसाधन जिन पर नियंत्रण किसका हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूएनओ, तो वैसे संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो यकीन मानो ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं रे देवता? आ गया ना? तो लो इसका स्क्रीनशॉट और कॉपी में बढ़िया से लिखना। समझ में आ गया? ले लिया? अब एक और चीज जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा VVI होगा, समझ में आ गया बात को, कि भैया हम समुद्र में अगर चले जाएं, कहाँ चले जाएं, समुद्र में चले जाएं, तो वहां से कितने किलोमीटर का जो संसाधन होगा वो हमारा होगा और कितने किलोमीटर का जो संसाधन होगा वो हमारा नहीं होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होगा। तो भैया अगर हम बात कर ले नॉटिकल मील में, कितने में बात कर ले, नॉटिकल मील में, एनएम में, तो 12 NM का जो संसाधन होता है, रिसोर्स होता है, वो राष्ट्र संसाधन में आता है। अगर हम किलोमीटर की बात कर ले तो यहाँ पर दिया हुआ है ज्योग्राफी का, इसमें इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्र संसाधन होते हैं। तो अगर हम देख लें तट से लेकर 200 किलोमीटर के अंदर आने वाले सभी वस्तु राष्ट्र संसाधन होता है। समझ में आ गया। अब अगर हम दूसरी बात करें
यहाँ पर फिर एक और चीज लिखा है कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र, अपवर्जक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, उसको हम, वो भी किसका रहता है, वो भी राष्ट्र संसाधन का होता है। समझ में आ गया बात को। तो ये जो हमें तट वाला बताएं, और ये जो ये तो राष्ट्र संसाधन में आता ही आता है। और ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, तो तट से लेकर के, तट से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि अपवर्जक क्षेत्र कितना किलोमीटर का होता है, तो 200 किलोमीटर तक का होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि समुद्र तट से लेकर 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया बात को। समुद्र तट से लेकर कितना किलोमीटर का संसाधन राष्ट्र संसाधन होता है, तो 200 किलोमीटर तक का होता है। अगर वही बात अगर नॉटिकल मील में कर ले, एनएम में कर ले, तो याद रखेंगे 12 एनएम। क्या रखेंगे भैया, 12 एनएम। इस चीज को आप याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे भैया, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो ये तीन चीज, ये तीन लाइन काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई है, और इससे एक ऑब्जेक्टिव हर साल देखने को मिलता है एग्जाम में। ये मेरा गारंटी है, 100% वादा है। इस चीज का आप लें स्क्रीनशॉट, ले लें, ले लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़े। देखो, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ और संसाधन है, समझ में आ गया बात को। जो ये तो किसी बेस पे नहीं है, किसी आधार पर नहीं है, लेकिन अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम कौन सा वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो विकास के स्तर पर। अगर हम विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे, अगर हम विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण देखें, तो विकास के स्तर पर संसाधन 4 टाइप के होते हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष संसाधन। कितने संसाधन, तो संभावी, विकसित, भंडार, उसके बाद संचित कोष। तो अब अगर बताओ भैया कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। तो विकास के स्तर पर कितने संसाधन, तो 4 संसाधन। पहला है संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। दूसरा है भंडार संसाधन। क्या है भैया, भंडार संसाधन है। तीसरा है संचित कोष संसाधन है। और चौथा है विकसित संसाधन है। कौन सा संसाधन है, तो विकसित संसाधन है। अब देखो संभावी संसाधन क्या होता है। संभावी संसाधन होता है वैसे संसाधन जिसकी मिलने की क्या होती है, संभावना होती है। वैसे संसाधन जिसके मिलने की क्या हो, संभावना हो, वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। तो ये मिलता कहाँ पर है, तो ये किसी विशेष क्षेत्र में मिलता है। समझ में आ गया बात को, विशेष क्षेत्र में मिलता है, तो वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अब अगर हम बात करें भंडार संसाधन की, तो भंडार संसाधन क्या होता है, तो वैसे संसाधन जो पर्यावरण में क्या है, भंडार के रूप में मौजूद है। समझ में आ गया बात को,
क्या है, भंडार के रूप में मौजूद है, जिनका भंडार ही भंडार है पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, तो वैसे संसाधन को हम भंडार संसाधन कहते हैं। और ये मानव की क्या करते हैं, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कौन, तो भंडार संसाधन। अब अगर बात करें संचित कोष संसाधन की, तो संचित कोष संसाधन वैसे संसाधन को बोला जाता है, ये भंडार का ही क्या होता है, एक अंश होता है। समझ में आ गया बात को, जिसको हम क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं। क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं, कोष करते हैं, तो वैसे संसाधन को हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। अब अगर विकसित संसाधन की बात कर लिया जाए, तो विकसित संसाधन हम वैसे संसाधन के कहते हैं जिसकी मात्रा तथा गुणवत्ता क्या हो, तो वैसे संसाधन जिसकी मात्रा तथा गुणवत्ता क्या हो, का निर्धारण हो चुका हो। समझ में आ गया बात को, क्या हो चुका हो, समझ में आ गया। बट इसको हम किसके थ्रू ला सकते हैं अपने ये में, तो इसको हम तकनीकी के थ्रू अपने उपयोग में ला सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, बोरिंग लगा होगा, तो चलो फिर समझाते हैं भैया कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसी संसाधन जो एक परिवेश विशेष क्षेत्र में, वैसी संसाधन जो एक विशेष क्षेत्र में मिलने की क्या हो, जिनकी संभावना हो, तो वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अब अगर हम बात करें भंडार संसाधन की, तो वैसे संसाधन जिनका पर्यावरण में क्या हो, अत्यधिक भंडार हो, और जो मानव की सभी आवश्यकताओं की क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है एक लंबे समय तक, तो वैसे संसाधन को हम भंडार संसाधन कहते हैं। अब अगर विकसित संसाधन की बात कर ली जाए, तो विकसित संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसका मात्रा कहने का मतलब क्वांटिटी, गुणवत्ता का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, आखिर उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसका निर्धारण हो चुका हो, बट उसको हम उपयोग में लाने के लिए तकनीकी कहने का मतलब टेक्नोलॉजी का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, तो वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। अब अगर हम बात करें संचित कोष संसाधन की, तो वैसे संसाधन, ये जो संसाधन है संचित कोष संसाधन, ये जो है भैया तुम्हारा भंडार संसाधन का ही क्या है, एक अंश है, एक टुकड़ा है। समझ में आ गया बात को, कौन, तो संचित कोष संसाधन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसे तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, तो वैसे संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहते हैं, संचित कोष संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया बात को, तो संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, तो ये भी भंडार संसाधन का ही क्या है, अंश है, जिसको हम तकनीकी के हेल्प से क्या करते हैं, अपने आवश्यकता में ला सकते हैं। समझ में आ गया बात को। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आप इस चीज का लेंगे स्क्रीनशॉट और ये बताएंगे कि आपको यहाँ तक तो कोई बोरिंग नहीं लगा, क्योंकि भाई मेरा काम है पढ़ाना और गर्मी का टाइम है तो स्पीड में पढ़ाना। समझ में आ गया बात को, विद कॉन्सेप्ट के साथ, है कि नहीं। तो आप लें इसका स्क्रीनशॉट और मुझे दे थोड़ा सा आराम। चलो ले लिए होंगे। अब अगर हम बात करें, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, क्या है उसका नाम, चलो अगर सीखते हैं, उसका छोटा सा नाम है संसाधन नियोजन। आप लोगों ने जल नियोजन पढ़ा होगा, है कि नहीं, प्रदूषण के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन संसाधन नियोजन के बारे में नहीं पढ़ा होगा। हालांकि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ते ही नहीं है एसएसटी, उसको पता ही नहीं चलता कि एसएसटी होता क्या है, और लास्ट में ऐसे बच्चे इस सब्जेक्ट को बोल देंगे ये तो राम कहानी है भैया, मास्टर आएगा कहानी सुनाएगा और चला जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे भाई, एसएसटी इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट। कौन, एसएसटी। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की अगर बात कर ले तो ये जान है अपन का, क्या है, जान है। इस सब्जेक्ट को लेकर प्रकृति ने मुझे बनाया जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग बनाया। अगर इसकी बात रही सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव मैं तुमको बता दूं, जब मैं 10th में था 2022 में, तो मेरा रिकॉर्ड था एसएसटी में, चाहे कोचिंग का टेस्ट हो या फिर मेरे स्कूल के फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम हो, सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम हो या फिर टेस्ट एग्ज़ाम हो, इसमें एसएसटी में मेरे कंपैरिजन में कोई था ही नहीं।
समझ में आ गया बात को। सब्जेक्टिव में हम जहाँ भी एग्जाम दिया एसएसटी का, फुल में फुल नहीं तो 40 में 39, इतना मेरा 100% गारंटी के साथ आता था। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो मैं जिस मैम के पास पढ़ा हूँ वो पूर्णिया हाई स्कूल, अगर पूर्णिया के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पूर्णिया हाई स्कूल का नाम ज़रूर सुने होंगे। वहाँ पर एक मैम पढ़ाती थी जिनका नाम है पिंकी मैम। तो वो वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि 2022 बैच में एक लड़का था जिसका नाम था मनीष, उसका एसएसटी में क्या हालात था, तो वो आपको बताएंगे कि आखिर मनीष एसएसटी में कैसा था, किस लायक था। समझ में आ गया बात को। तो भाई स्कूल में मेरा एक अलग फ्रेम था इस सब्जेक्ट को लेकर के, समझ में आ गई। तो ये ऐसे ही नहीं हम एसएसटी पढ़ाते हैं, इस चीज़ को लेकर के मेरे अंदर बहुत इंटरेस्ट है अंदर से। ठीक, चलो बहुत बात कर लिए, अब बात करते हैं संसाधन नियोजन की। किसकी बात करें? संसाधन नियोजन की। ये भी थोड़ा सा एक क्या है, कंसेप्ट वाली चीज है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। समझ में आ गया बात को। देखो हमारे पृथ्वी पर जो संसाधन है वो क्या है, लिमिट क्वांटिटी में है। ऐसा थोड़े है कि आ रहा खत्म नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा, जरूर होगा। कल का मतलब ये मंगलवार के बाद बुधवार जो आएगा ये वाला नहीं, समझ में आ गया बात को, कुछ साल बाद। समझ में आ गया। तो जो संसाधन है, जो अनवीकरणीय संसाधन है, समझ में आ गया बात को, तो वैसे संसाधन क्या है पृथ्वी पर खत्म हो जाएंगे। तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इस चीज से रूबरू नहीं हो पाएगी कि हमारे टाइम में अभी कोयला है और आज से कुछ साल बाद कोयला ना हो। तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, क्या वो इस चीज को देख पाएगी, इस चीज का लाभ उठा पाएगी? बिल्कुल भी नहीं मेरे भैया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा क्या फर्ज है? तो हमारा फर्ज है कि हम उस चीज को अभी से क्या करें, बचा करके चलें। क्या चले? बचा करके चले, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। समझ में आ रही है कहानी। तो हमारे पास जो संसाधन है वो क्या है, एक लिमिट क्वांटिटी में है, और इस चीज को हम आने वाली भावी पीढ़ी को देखते हुए क्या करें, नियोजित करते चले, यानी बचाते चले। तो इसी चीज को हम बोलते हैं संसाधन नियोजन। क्या बोलते हैं भैया? संसाधन नियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसाधन नियोजन बोलते हैं। और संसाधन नियोजन जो होता है ये सभी राष्ट्र के लिए क्या है, आवश्यक है। समझ में आ गया बात क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री में क्या है, कुछ ना कुछ रिसोर्सेस हैं। अगर वो उस रिसोर्सेस का थोड़ा सा अगर भंडार नहीं किए, फिर उसकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, उस चीज को नहीं देख पाएगी, उससे छूट जाएगी, वंचित हो जाएगी। तो उसको भी क्या होगा, उसका दर्शन हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान के थ्रू, समझ में आ गया बात, एक प्लान के थ्रू लोगों में जागरूकता लाने के बाद इस चीज को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, ध्यान में रखते हुए हर चीज को। इसी चीज को हम बोलते हैं संसाधन नियोजन। क्या बोलते हैं भैया? संसाधन नियोजन बोलते हैं। ठीक ना। अब देखो अगर इस चीज के बारे में अगर लिखें, संसाधन नियोजन कैसे क्या है, किसे कहते हैं, तो अगर हम लिखें तो लिख इसमें यही सकते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में पूछे तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। अगर संसाधन नियोजन का क्या तात्पर्य है ये पूछ लिया आपको 2 मार्क्स में, तो आप क्या लिखोगे, एक लाइन लिखोगे? नहीं भैया, एक लाइन बिल्कुल नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है, तो अभी जो हम आपको जो जो बात बोले उस चीज को ध्यान से सुन करके
आराम से कॉपी में क्या करना है, छाप देना है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। इसमें हम भावी पीढ़ी को, समझ में आ गया बात को, इसमें हम भावी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को देखते हुए संसाधनों का क्या करते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। समझ में आ गया बात को, बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ में आया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं संसाधन नियोजन। क्या बोलते हैं, संसाधन नियोजन। अगर हम एक और बात अगर कहने चले, देखो अब हम एक और बात इसमें समझाते हैं। तुमको जो झारखंड दिखता है, मध्य प्रदेश दिखता है, उसके बाद उड़ीसा दिखता है, आदि बहुत सारा कंट्री है जिसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे संसाधन है जिससे ये लोग कंट्री का एक अलग ही फेम है। झारखंड फेमस किसके लिए, कोयला के लिए। मध्य प्रदेश चले जाओ, एक से बढ़ के एक चीज मिलेगा, सोना चांदी अबड़क कोयला सब। उड़ीसा चले जाओ, यहाँ पर भी क्या है, भरे पड़े हैं भैया संसाधन। आ जाओ अब बिहार में, तो बिहार में बस इस चीज के बारे में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन है कुछ नहीं। समझ में आएंगे बात को, संसाधन है इतनी को, बट संसाधन का सिलेबस है इतना। कितना है, इतना। तो इतना है तो इतना पढ़, और संसाधन जो इतना है उसको इतना बना। ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी, तुम्हारी। भले ये प्राकृतिक नहीं होगा लेकिन मानव निर्मित तो होगा ना रे, कोनो तो संसाधन होगा ना। ठीक। तो झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा में चले जाओगे तो यहाँ पर तुमको एक से बढ़ के एक ऐसे ऐसे चीज देखने को मिलेंगे जिसको बेच करके ये लोग क्या है, काफी ज्यादा माला माल। अब ये लोग इसको बेच तो रहे हैं, समझ आ गया बात को, बेच तो रहे हैं। क्या ये संसाधन नियोजन करते हैं, अब कहेंगे बिल्कुल करते हैं। क्या इसको अपने आने वाले पीढ़ी को नहीं देखना है, क्या देखना है भैया। कोई आदमी उतना बुर्बक नहीं है कि अपना बाल बच्चा के बारे में नहीं सोचेगा, सोचेगा। ठीक ना, तुम भी सोचेगा, हम भी सोचेंगे, सब सोचता है कि नहीं। चलो संसाधन नियोजन समझ लिए। अब अगर हम बात करें भारत में संसाधन नियोजन की क्या क्या चीज, कैसे कैसे भारत में हम संसाधन नियोजन करते हैं, क्यों करते हैं, किस फैक्टर पे करते हैं, क्या फीचर है, तो अब हम उस चीज को बताएंगे। समझ में आ गया। तो उस चीज को लिखोगे, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में संसाधन नियोजन आप किन तथ्यों को ध्यान में रखकर करेंगे। ये क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोग को HW में। ये क्वेश्चन ना ही आपको बुक में देखने को मिलेगा और ना ही आपको कहीं कोई क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है और मेरा क्वेश्चन का लेवल बुक के क्वेश्चन के लेवल से, क्वेश्चन बैंक के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता है। समझ में आ गया बात को। इसीलिए मैं जहाँ पर होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चों को जो टेस्ट लेता हूँ हर सैटरडे, तो उसके ना ही उसके बुक से क्वेश्चन देता हूँ ना ही कोई अदर बुक से। वो क्वेश्चन मेरे मन से रहता है। अगर मेरे मन के क्वेश्चन में अगर तुम फुल में फुल ला लिए तो समझ गए तुम एग्जाम में भी फुल में फुल लाओगे। समझ में आ गया। ठीक। इस चीज को तुम HW में लिखो। और इस चीज का जो भी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं, भैया मेरे इसका आंसर अपने हिसाब से जैसे भी हो
मेरे पर्सनल नंबर, मैं नंबर भी लिख देता हूँ, उस नंबर पे ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सअप करना। समझ में आ गया बात को। अगर इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम जैसे भी लिखोगे, अगर वो मुझे पसंद आ गए तो मैं तुमको इसमें 50 रुपये फ़ोन पे ज़रूर मारूंगा। तो ये मेरा नंबर है भैया, मेरा मोबाइल नंबर है 6204108734। ये है मनीष कश्यप का नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर लिखो और व्हाट्सएप में क्या करो, भेजो। अगर मुझे आंसर सही निकला, 10 में 10 तुम लाए, तो तुम्हें मिलेगा 50 का नाम। समझ में आ गया। और नहीं भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं भैया, समझ में आ गया। होता है, सबसे होता है कि नहीं। इस चीज को ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब है संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण, क्या संरक्षण। संरक्षण कहने का मतलब हमारे पास जो संसाधन है उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। नियोजित अलग है, संरक्षित अलग है। समझ में आ गया बात को। कि संरक्षित वाला कहानी उसमें नहीं लिखना है उस आंसर में, नहीं तो इतना मारेंगे ना घर जाके कि कोई नहीं बचाएगा। अब देखो तुम्हारे बुक में जो लिखा है, मैं उस चीज को तुम्हारे सामने लिखूंगा। समझ में आ गया भैया। ये तुम्हारा बुक है क्लास 10th का, समझ में आ गया। तो देखो, तो संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित तरीके से किए गए उपयोग को ही हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। क्या कहते रे, संसाधनों का विवेकपूर्ण तथा नियोजित तरीके से किए गए उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ कुछ मेन लाइन है, वो क्या है देखो। अब अगर हम महात्मा गांधी के अनुसार चले कि संसाधन संरक्षण में महात्मा गांधी क्या बोले थे, आखिर उसका क्या स्लोगन था संसाधन संरक्षण को लेकर के, संसाधन को लेकर के। तो महात्मा गांधी के अनुसार कहना था महात्मा गांधी का कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, दाल भात चोखा भुजिया अचार पापड़ तो है, लेकिन हमारे पास क्या है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। क्या है, कुछ भी नहीं। पेट तो हम भर लेते लेकिन पेटी नहीं भर पाते। समझे क्या। पेटी कहने का मतलब ये नहीं कि घर में आज 5 लाख 10 लाख जमा कर लिए, वो वाला पेटी नहीं, पूरा इंडिया का पेटी कर रहे हैं। समझ में आएगा बात को। इंडिया का जो पेटी है, समझ में आएगा बात को, तो वो भरने के लिए कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे इंडिया का क्या हो, पेटी भर सके। जैसे दुबई को ले लो, दुबई के पास पेट्रोलियम का क्या है, भंडार है, खदान है, जहां खोदो वहीं तेल, और उस चीज को बेच करके दुबई क्या है, आज माला माल है कि नहीं। और वहां पर क्या है, टूरिस्ट जाते, टूरिस्ट क्यों जाते हैं, तो वो उस चीज को क्या किए हैं, कन्वर्ट किए हैं किस में, मॉडर्न में। समझ में आ गया बात को। वहां पर एक से एक लजीज 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल बुर्ज खलीफा वगैरह बनवाए हैं। समझ में आ गया बात को। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर
महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे लिए पेट भरने के लिए सब चीज़ है, दाल भात चोखा भुजिया अचार, है कि नहीं। लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। पेटी भरने के लिए नहीं है तो क्या बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। होगा ईश्वर का तो देगा, नहीं तो नहीं, है कि नहीं। अब देखो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी के अनुसार क्या कहना था, तो महात्मा अच्छा का कहना था हमारे पास, महात्मा गांधी का कहना था हमारे पास पेट भरने के लिए सब चीज है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये लाइन किसका था, तो ये लाइन था महात्मा गांधी का। क्या हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं आगे, इस चीज का लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, ठीक। चलो तो आज रखते हैं बाबू यहीं तक। समझ में आया बात को, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये वीडियो जो है संसाधन का, ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे और ये सिलेबस जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है ज्योग्राफी का संसाधन एवं उपयोग, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा तेज है, पंखा बंद है, मेरा प्रॉब्लम है कि पसीना आ रहा और मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, थक गया हूँ बोलते बोलते। समझ में आ गया। तो मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नॉट बाय। एक और कहानी सुनो। कहानी क्या है, कहानी ये है कि अगले वीडियो में जो हम आपको पढ़ाएंगे, आगे इससे रिलेटेड जो पढ़ाएंगे, समझ में आएगा बात को। पेज नंबर 9 से जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, तो आप एक काम करना, ये जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन, इसको एक बार घर में आराम से रीड कर लेना। क्या कर लेना भैया, रीड कर लेना। सारा चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, मैंने जो बात बोला वो चीज़ तुम्हारे बुक में है कि नहीं है, ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में आ गया, इसकी जिम्मेदारी है भैया, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन तुम कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल नंबर में क्या करो, छाप दो। तो मैं मनीष कश्यप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी, मिलेंगे ऐसे ही पर डे एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे इस प्यारे इस यूट्यूब चैनल को तुम लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, कर सकते हो। समझ में आ गया बात को। मैं बोलूँगा नहीं कि तुम इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फलना करो, चिलना करो। इसको तुम जितना आगे बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। समझ में आ गया बात को। और मैं तुम्हारे लिए उतने ही एनर्जी के साथ क्या करूँगा, नए नए कंटेंट लाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गया। कल से हो सकता है कि 12th का बायोलॉजी भी हम पढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि बायो पढ़ाने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। समझ में आ गया बच्चा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक, गुड नाइट। ठीक।